स्वागत है आपका द प्रिंट में। और एक इतिहास जो यानी कि 27 सालों तक वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लटका पड़ा था वो आखिरकार लोकसभा से पास हो गया। और इसके पीछे नॉस्टैल्जिया, हिस्ट्री, कई सरकारों ने यानी कि 4 प्रधानमंत्रियों ने इसके लिए कोशिश की। एस डी देवगौड़ा से लेकर वाजपेयी, मनमोहन सिंह की सरकार और फाइनली नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे लोकसभा से पारित किया। लेकिन जो सबसे पहले यानी कि जो सबसे सूत्रधार थे वो एस डी देवगौड़ा की सरकार। और एस डी देवगौड़ा की सरकार में जो लॉ मिनिस्टर थे खलप साहब, उनसे जानते हैं कि क्या थी इसके पीछे की हिस्ट्री, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या उस समय की मेमोरीज हैं। क्योंकि सबसे पहले इनको ये राइट मिला, इनको एक तरह से दायित्व मिला कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस करें। तो खलप साहब, स्वागत है आपका द प्रिंट में। थैंक यू। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। देखिए, जब मैं ये उस दिन की याद मुझे आती है अभी, और जिस तरह से देवेगौड़ा जी और उनके सहयोगी उस समय के उधर मिले, वो गठबंधन बना था यूनाइटेड फ्रंट, आप जानते हो जी। तो 19 मेंबर, मैं अकेला मेंबर गोवा से था, मेरे पार्टी पर सदस्य था, और मुझे लॉ मिनिस्टर बनने की न जाने ऊपर वाले की बड़ी कृपा हुई, लोगों की कृपा थी, और गोवा वालों का पूरा मुझे विश्वास था। उन्होंने मुझे भरोसा दिया था, उन्होंने मुझे वोट्स दिए थे और उधर भेजा था। तो जब ये बात आ चली गई, तो पहले एक बात आपको सुनाऊं मैं कि हमारा जो ओरिएंटेशन है, मेरे पार्टी का, जो मेरी पुरानी पार्टी जो लोकल पार्टी थी, हमारा ओरिएंटेशन था कि हम उपेक्षित समाज का जो वर्ग है, जैसे कि महिला है, शेड्यूल कास्ट है, बहुजन समाज है, ट्राइबल्स है, उनके लिए हम लोग काम करते थे, और हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा एवरीथिंग वाज टुवर्ड्स दैट। तो जब दिल्ली में कैबिनेट के स्तर पर, और उससे पहले एक दिन, मैं आपको एक छोटी सी बात कह दूं। जी। देवेगौड़ा जी की एक आदत थी, जब कोई विचार उनके मन में आता और उनको लगता था कि इस विचार को आगे बढ़ाया जाए, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे, और रेक्स नाम का जो रेड फोन होता है हर बिल्कुल, उस जमाने में बिल्कुल बिल्कुल वो था उस जमाने में, उसकी रिंग आ जाती, और मैं समझ जाता कि ये देवेगौड़ा जी की मिनिस्टर ऑफिस से घर से फोन है। तो फोन उठाया तो देवेगौड़ा जी बोले, कम फॉर कॉफी ब्रदर, कम फॉर, इतना ही बोलते थे, ब्रदर कम फॉर कॉफी। बहुत चंद शब्दों में उनका ये जो कॉन्वर्सेशन होता वन था, लाइनर का कन्वर्सेशन वो करते थे, छोटे सेंटेंस से। वो भाग के चला गया। और हमेशा की तरह, किसान की तरह, वो लिबास में उधर बैठते थे, लुंगी में बैठते थे, उनका सारे ऑफिस फाइल वगैरह वगैरह। तो चैलपुर्दी उनके साथ बैठा, तो बोले, रिजर्वेशन, महिला, कॉन्स्टिट्यूशन, whatever, do it. I said, so yeah, moment, because before that background, this discussion had been going on. So I knew that reservation for women is now going to be a reality. But then the constitution amendment had to be made. So I got the news, got the information, I captured his views totally with that. I said, sir, I'll do it. Today evening, the next was such in a hurry. Today evening, then of course I had to little bit, babble a bit around. I said, हाँ, कोशिश तो करूंगा, लेकिन 1-2 दिन, हाँ, ओके, कल परसों तक, हाँ, ओके। आई रश्ड मीटिंग में, हम सारे मेरे दोस्तों को, वहाँ के सेक्रेटरीज वगैरह थे, हम बैठे और वो बिल तैयार कर दिया। 1-2 दिन की बात थी वो, और कैबिनेट में चला गया। कैबिनेट में वो, इट वाज एक्सेप्टेड इन द कैबिनेट। ऑफ कोर्स देयर वाज सम, नाम उनका अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनका सोच ये थी कि देखो, जो कुछ कर रहे हैं वो, इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना है। सम सेड, अरे पास तो करोगे, बुजुर्ग थे, लीडर्स थे, पास तो करोगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन किसको मिलेगा? और यही बात जब ये बिल आ गया लोकसभा में, वो नहीं, मैं शरद यादव वाली बात पे बाद में आऊंगा। पहले मैं, उससे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई, तो कैबिनेट की बैठक में किन लोगों ने इस पे विरोध जताया, या किन को ये लगता था? विरोध ऐसा किसी ने नहीं किया, सिर्फ हम्म। यही बातें चलती रही, हम्म। यही बातें चलती रही। कैसा आएगा रिप्रेजेंटेशन को? हमारा जो समाज जो है, ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसीज है, उनको रिप्रेजेंटेशन किस तरह मिलेगा? हम्म। ये बात, शरद यादव वाली बात, वही वो बाल कटने वाली बिल्कुल। तो वो भी उधर आ गई।
लेकिन इसमें एक उनका सोच थी, वो हमें समझ में लेना है. That was not insulting in a way. The words may be crude, लेकिन दिमाग में, उनके मन में जो बातचीत हुई थी कि इसका लाभ पूरी तरह से भारत की जो महिलाएं हैं, जो विलेजेस में फैली हुई हैं, जंगलों में रहती है, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, उपेक्षित है, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए. खलीफ साहब, मुझे एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग, चूंकि हिस्ट्री का ये पार्ट है और बहुत सारे लोग आज की तारीख में वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित होने के बाद उस पुरानी हिस्ट्री में जाना चाहते हैं. उनको ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ था एक्चुअली में. तो देवगौड़ा के दिमाग में ये बात कहाँ से आई थी? क्या जो कर्नाटक का जो पुराना मॉडल था, जहां पे कर्नाटक में जिस तरह से लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देने का, तो वो बात उनके दिमाग में थी कि सेंट्रल यही बात थी, उनके मन में यही बात थी जो उन्होंने शुरुआत की थी वहां कर्नाटक में हुई थी. इसका लाभ पूरे देश को मिलना चाहिए. महिलाएं तो सब पर फैली है, महिलाओं का इस देश तो निर्भर है महिलाओं की शक्ति पर. तो उन्हें सब पूरे भारत में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में ये रिजर्वेशन आना चाहिए. इस पर वो अड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि होना चाहिए. और किसी के मन में विरोध, ऐसी विरोध की बात नहीं थी. हर आदमी, हर MP चाहता था, हर लीडर चाहता था कि ये किसी ना किसी तरह से करे. कितनी परसेंटेजेस हो, इस पर थोड़ी सी बहस हो सकती थी. किस तरह का कहा हो, कहां से शुरुआत करे, इस पर बहस हो सकती थी. तो जब आप पार्लियामेंट में इस बिल को लेकर आए तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन का ड्रामा बताइए. हाँ, उस दिन तो ड्रामा, बड़ा बड़ा ड्रामा उधर उधर हो गया. तो एक तो महिलाएं उत्साहित थी सारी. एक दो महिलाओं के बाद में मन में भी बात थी कि करें, करना है या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह थी. उसका हुए लोग थे बहुत से. तो बड़ा हंगामा बन गया उधर, विरोध में नहीं, समर्थन में. लेकिन उस समर्थन के अंदर अंदर ये जो वर्ग है, ये जो तो कोटा विद इन कोटा की बात जो हुई, ओबीसी में कोटा, शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, और एक मन में था अर्बन एरिया जो हमारे हैं, वहां की महिला तो बहुत आगे बढ़ चुकी है. ये इनका सवाल था. ये महिला बड़ी आगे बढ़ चुकी है, हर पॉलिटिकल पार्टीज में उनका बड़ा बड़ा स्ट्रेंथ है. तो ये लोग कॉर्नर करेंगे. अर्बन एजुकेटेड महिला इस कोटे को मोनोपोलाइज न करे. तो किन किन का विरोध आपको फ्लोर ऑफ द हाउस झेलना पड़ा, जिसमें कि एक तो शरद यादव ने जो बात कही वो सबको पता है. शरद यादव ने बहस के दौरान ये बात कही थी या जब इंट्रोड्यूस आप बिल कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने? करते समय जो बहस हो गई उसमें उन्होंने बातें की, वो रिपीट करते रहे उसके बारे में. उनका जो बॉपकट वाला ये जो स्टेटमेंट है, उनसे बात मैंने पर्सनली भी बात उसके बाद की थी, मिला था. तो उनका यही कहना थे, बॉपकट फॉरगेट, इसको बाद में रखो. क्या है अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया की अर्बन महिला, ये जो शहर में रहने वाली महिला ना, वो पूरा एक अगर वो अपने हाथ में अगर ये मोनोपोलाइज करे तो मकसद क्या रहेगा हमारा. इस तरह की उनकी बात थी. तो ऑफ कोर्स कई लोग, कुछ लोग उन्हें अभी कोसते हैं कि इन लोगों ने इस तरह की बातें छेड़ी उस समय पे. लेकिन लेट अस गो बिहाइंड उनके जो शब्द हैं, उस शब्दों के पीछे अगर हम जाए तो महिला आरक्षण के लिए मुझे लगता है कि विरोध नहीं था. इतना ही था कि दे दे, लेकिन प्रिकॉशन से दे दे, इस तरह दे दे कि इसकी मोनोपोली कुछ चुने हुए चंद लोगों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में न रहे. इसका फैलाव पूरे देश में हो जाए और जो पिछले वर्ग के हमारे जो समाज है और महिलाएं जो है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए. नीतीश कुमार और उमा भारती ने भी उसमें ये बात, ओबीसी की बात कही थी. ओबीसी बात कही थी, यस, बहुत सारे लोगों ने कही थी. और इसको क्या होता कि इतना सारा माहौल लोकसभा उस समय बन गया था कि जैसे कि कभी कभी क्या कहें हम, पूरे पूरे डिस्कशन कमोशन में जुट जाता है. उस तरह का कमोशन बढ़ गया उधर. For not against, but with exceptions, but with different ideas. इस तरह का माहौल उधर बन गया. तो बिल आप लोग पास क्यों नहीं कर पाए? नहीं, इसके पास कर इंट्रोड्यूस तो हो गया.
इंट्रोड्यूस तो हो गया, किसी ने नहीं कहा। इंट्रोडक्शन हम्म, होने के बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास उसे नॉर्मली भेजते हैं ना, तो वो बिल्कुल। गए और उसके बाद राज्यसभा में जाना था। हम्म, इस दरमियान आप तो जानते हो वो गवर्नमेंट, देवेगौड़ा जी का गवर्नमेंट तो क्या करे, 18 पार्टीज का, जिसे कहा था वाजपेयी जी ने, भानुमति का अनुमति का कुनबा, हम्म, पार्टी का कुनबा, अगर इसका जो एक मेन पिलर किसी ने उखाड़ दिया तो क्या बचेगा। हम्म, और वो मेन पिलर था कांग्रेस के हाथ में उस समय। हम्म, ऑफ कोर्स रीजन वाज डिफरेंट, जब उन्होंने वो अपना अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दिया विड्रॉ किया। तो सरकारें चली गई। उसके बाद हम्म। तो क्या करे, देवेगौड़ा जी के बाद कुछ 6 से 7 महीने के लिए इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बने, तो और उसके गुजराल जी के समय में भी तो आप लॉ मिनिस्टर थे, तो गुजराल गवर्नमेंट के दौरान में ये कोशिश नहीं हुई कि इसको फिर नहीं से। नहीं, वो तो शॉर्ट लिव्ड था, हम्म, पूरा शॉर्ट लिव्ड था, कुछ 6 महीने भी नहीं। तो हम्म, 2-3 महीने के बाद वो पूरा, फिर एक बार कांग्रेस ने अपना अपना सपोर्ट निकाल दिया। और क्या करते, तो 2-3 इलेक्शन होने तक गवर्नमेंट रुकी, लेकिन इस कुछ नहीं कर पाते थे उस दिनों में हम। हम्म, लेकिन दिस इज ब्यूटीफुल एंड आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, जब ये इंट्रोडक्शन हो गया तो हम्म, इतनी सारी महिलाएं लोकसभा में थी, राज्यसभा में थी, वो कॉरिडोर पे के बाहर वाले लॉबी में हम मिले, तो मुझे इन लोगों ने घेराव किया, मेरा, कहे कि आज महिलाओं के बारे में आप तो कृष्ण कन्हैया बन गए, आज किसने बात करेगा। हंसने की बात है, लेकिन देखिए इतना उत्साह बढ़ गया था उन दिनों में, इतना महिलाएं इतनी खुश हुई थी कि किस तरह से अपना ये आनंद, अपना ये खुशी किस तरह से व्यक्त करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और मैं भी उसे खुशी से समा नहीं हो रहा था उस समय। देवेगौड़ा जी को जाके मैंने उनके चरण छुए और कहा कि आपने एक बहुत बड़ी इस देश को आपने देन दी है, और उसे आगे लेने का सौभाग्य मेरा मेरा था। थैंक यू वेरी मच, अपने ने कहा सबको देखी। लेकिन होने वाली चीज तो होती है। हमारा, जानते हो हमारी डेमोक्रेसी किस तरह से चलती है, इतने सारे पार्टीज हैं, एनडीए भी है। जैसे मैंने इनका कुलमई की बात आई थी अपने वाजपेयी जी की, तो हम्म, बासमती का कुलमा तो पहले देवेगौड़ा ने जी बनाया, और हम्म, उसके बाद कुछ दिन तो चला गुजराल जी के साथ, और उसके बाद जो एनडीए आई वो भी कुलमा कुलमे की तरह ही थी। हम्म, 27-28 आज भी एनडीए के कितने सारे लोग उसे देते हैं। लेकिन दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये मैं मानता हूँ। हमारी डेमोक्रेसी है, मे बी एनी नंबर ऑफ पार्टीज में बी देयर, बट अल्टीमेटली देश हित में काम चलना चाहिए। वो काम उन दिन हुआ। अभी एक ही मेरी अपेक्षा है, तो बिल पास हो ही गया, बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन कब करोगे। इफ हम्म, यू वेट फॉर, अगर नेक्स्ट सेंसस के लिए हम्म, 27 के बाद ही नेक्सस आएगा, सेंसस आएगा। हम्म, सेंसस क्यों करते हैं, डिलिमिटेशन के वास्ते। बिल्कुल। हमने फ्रीज किया है, नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट के हमने फ्रीज किए हैं। हम्म, कोई सीट रहेगी डिलिमिटेशन, इधर उधर, कुछ गांव इधर आएंगे, कुछ गांव उधर जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन। तो हम्म, लेट्स डू इट। 24 के इलेक्शन जो है, अगर इसमें इस प्रावधान का हम इसे इस्तेमाल करें, इफ दिस रिजर्वेशन कम्स नाउ, तो देखिए अभी जो उत्साह बढ़ गया है पूरे देश में, हम्म, इस तरह से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब लोग, कुछ नया हुआ है हमारे नए पार्लियामेंट हाउस में। इस तरह का जी भावना हृदय में अभी अभी गुज रही है, उसे अगर हम रिफ्लेक्ट करें, तो ओनली थिंग इज लेट अस डू इट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, लेट अस डू इट, अभी करें, अभी 24 के इलेक्शन में करें, और आगे बढ़े, दुनिया को दिखाए हम कि भारत मेल फीमेल इस जो झगड़े में आज तक जो था, मेल डोमिनेंट हमारी सोसाइटी थी, तो पुरुष प्रधान संस्कृति जो हमारी है, वो पुरुष प्रधान भी है और महिला प्रधान भी है। और हमारी महिलाओं को इस तरह का देवी रूप तो हमने दे रखा है। बिल्कुल। हमारे में हमें रिलीजियस टेक्स्ट में हमने देवी, महिला को देवी का रूप दिया है। हम्म, लेकिन देवी का रूप दे दिया, लेकिन उसे स्लेवरी में गाड़ दिया था इतने वर्षों से। अभी आने तो, उभर के आने तो इनको, चले साथ काम करेंगे, देश बिल्कुल। आगे। खलब साहब, एक चीज बताइए कि लोगों को ढेर सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि
आप कैसे मंत्री बने? क्योंकि देवगौड़ा की सरकार में एक बहुत ही, प्रमोद महाजन ने हालांकि एक बार ये कहीं बाहर के डेलीगेशन में प्रमोद महाजन ने गए थे तो उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया था आपके बारे में। तो आप मंत्री कैसे बने? इतने छोटे अलायंस पार्टनर के रूप में आपकी लॉ मिनिस्टर के रूप में एंट्री कैसे हुई? वो भी बात बहुत सिंपल है वैसे। फाइनली कभी कभी तो हमें मानना चाहता है कि ये दिमाग वाली बात है। मैं तो कुछ खास कोशिश इसके बारे में नहीं की थी। तो ये हुआ था कि मेरे साथ और एक गोवा के एमपी थे, दूसरे अलग पार्टी से आए हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे अपने के लिए, उनको मिलो इस तरह का उनका हो रहा था सब जगह जगह। तो उस समय एमजीपी के 2 एमपी थे या एक और मिस्टर अलेमा, चर्चिल अलेमा, चर्चिल? वो अपने पार्टी से चुन के उधर आए थे। वो अलग अलग पार्टी से थे। शुरू में बात ऐसी हुई कि जब वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कोशिश की थी जुटाने की, बहुमत जुटाने की, लेकिन कोशिश ना हो पाई और उनकी सरकार चली गई। तो उस समय जब अटल जी की सरकार थी उस समय भी आपसे संपर्क किया गया था कि आप सपोर्ट करो बीजेपी को? किया था अच्छा। और हमने तो ना नहीं किया था, क्योंकि प्रमोद महाजन मेरे अच्छे पुराने थे, यहाँ आते थे, मेरे घर भी रह चुके हैं वो। ऐसा ओके, आपके पास अगर बहुमत है तो चलिए, लेकिन वो तो बहुमत नहीं हो पाया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। के बाद गठबंधन की बात चली, मीटिंग्स होती रही, और एक दिन कर्नाटक के मेरे दोस्त देशपांडे जी, आरबी देशपांडे, मेरे पुराने दोस्त थे। वो मंत्री थे वहां पे, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे। और एक बेंगलोर से वो चले आए दिल्ली में, मैं गोवा से चला आया दिल्ली में। एयरपोर्ट पर हम दोनों मिल गए। उनके भी बाल मेरे तरह से व्हाइट है। कमेंट कर दिया, 2 व्हाइट ब्रदर्स चल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आप अपने व्हाइट बालों की वजह से पूरे देश में विख्यात हैं उस जमाने से। तो चले आए तो मुझे बोले कि आज शाम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। तो चलो साथ खाना खाएंगे। तो उस रात हम खाना खाने बैठे थे दिल्ली के एक होटल में, और उन्हें मैसेज आ गया कि देवे गौड़ा जी उसी रात दिल्ली में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं उनको मालूम नहीं था। तो मुझे बोले वो आ रहे हैं तो कर्नाटक भवन में रहेंगे, सुबह हम जाके मिलेंगे उनसे, उनके साथ चाय कॉफी करेंगे। तो ऐसे हाँ चले जाएंगे। उनके तब तक मेरी मुलाकात इनसे कभी नहीं हुई थी, देवी गौड़ा। सो नेक्स्ट डे हम चले गए उधर, उनके साथ चाय नाश्ता हो गया हमारा, और वो मीटिंग के लिए चले गए। बताया गया कि मीटिंग एक हो रही है, अभी आगे चल के लीडर कोई बनेगा, कोई नया प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह की बात। लेकिन नोबडी वाज सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। आधे घंटे पौने घंटे में वहां से मैसेज आ गई कि देवे गौड़ा जी नेता चुन लिया गया, बन के उधर चुन गए हैं। तो हम ठहरे, फूलों का एक दस्ता बनवाया, फूल मंगवाए हमने। और जब देवे गौड़ा जी, तो हम दोनों ने उन्हें फूल दे दिए, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। फिर उनके साथ उनके स्टडी में गए उधर कर्नाटक भवन में। और बात चली अभी उनके पास नंबर्स हैं या नहीं। तो देशपांडे जी मुझे बोले, अरे भैया यू गिव योर सपोर्ट। डेफिनेटली दे देंगे ना, अभी तो सिलेक्ट हो ही गए हैं। तो वही हमने एक छोटा सा लेटर बनवाया मैंने, एंड आई ऑफर्ड माय सपोर्ट टू देवे गौड़ा जी एंड दैट यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। सो आई वाज द फर्स्ट अमंग्स द स्मॉलर पार्टीज। उस तक हमारे दूसरे एमपी वहां तक नहीं पहुंचे थे, उनको मालूम ही नहीं था शायद। तो दिस इज हाउ आई केम टू नो देवे गौड़ा जी 1-to-1, person to person, and the first to give it. So he formed the government. उसके बाद उसका विस्तार करना था। तो विस्तार करते समय बातें चलती रही, किसको क्या करे वगैरह वगैरह होते थे। तो गोवा को इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना मिलेगा मुझे मालूम ही नहीं था। चला गया था शरद पवार जी के यहाँ। शरद पवार जी से हमारी पुरानी मुलाकात, गोवा से उनका बहुत सारा संबंध है। बिल्कुल। तो जब वो चीफ मिनिस्टर थे और गोवा के मैं लॉ मिनिस्टर, गोवा का मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था, गोवा का ऑपोजिशन लीडर था। तो हम हमेशा कहते कि महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है। पवार जिसको हम कहते थे कि साहब आप हमारे बड़े भाई हैं।
तो गोवा की तरफ जो कुछ आपको करना है आपको करना है, और वो हम्म, बहुत सारी मदद गोवा के लिए उन्होंने की। पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तिलारी नाम की एक नदी है, एक रिवर है, बिल्कुल। इस रिवर के पानी का बंटवारा के बारे में बात थी। हम्म, और 2/3 पानी गोवा को वो देने वाले थे, हम्म, लेकिन काम बंद हुआ था क्योंकि गोवा ने पैसे नहीं दिए थे। हम्म, मैं यहाँ पे डिप्टी सीएम बना और उन्हें मिलने गया, तो उनके अधिकारियों ने कहा कि क्या कैसे दे दे आपको पानी, काम तो बंद है, आपने पैसा नहीं दिया है आपके शहर का। तो मैंने कहा कि पवार जी आप तो बड़े भैया हैं, बड़े भैया तो छोटे भैया से इस हमारा सस्टेन ये तो काम नहीं बंद करेंगे ना। हम्म, इमीडिएटली उन्होंने वहीं सारा डिस्कशन सारा स्टॉप किया और अधिकारियों को कहा चलो 2 महीने के अंदर काम शुरू होना चाहिए और गोवा को पानी मिलना चाहिए। तो पवार जी का बड़ा रोल था। हाँ, तो मैं जब पवार जी के यहाँ बैठा था तो हम्म, मैं बात निकली कि वो कोई गोवा से कोशिश कर रहा है कि अपने के लिए, हम्म, तो शायद पवार जी ने उनको बात की थी, उनके साथ बात की होगी। हम्म, बाकी सारे लोग भी मुझे जानते थे, हम्म, जैसे कि मधु दंडवती थे, हम्म, जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस थे, बिल्कुल। मेरी मुलाकात होती रहती थी हमेशा हम्म, तो मुझे, तो किसी ना किसी ने मुझे इस तरह का उनके मन में ये बात डाली होगी। और वो तो देवे गौड़ी तो पहले दिन से मुझे जानते थे, वो लेटर देते। और इसके बाद और एक चीज हुई थी, हम्म, जब पार्लियामेंट की पहली सीटिंग हुई हम्म, इनके इस प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, हम्म, तो लोकसभा में एक रेजोल्यूशन आया, हम्म, मोशन ऑफ कंडोलेंस आया। हम्म, पुराने संजीव रेड्डी हमारे प्रेसिडेंट, पार्टी हमारे देश के प्रेसिडेंट, उनका बिल्कुल। बेटा, और उस पर एक रेजोल्यूशन आया हम्म, लोकसभा, तो उस पर चर्चा में हिस्सा लेने की अवधि मुझे नहीं मिल रही थी, हम्म, सारे नेतागण बोल रहे थे। और मुझे याद आया कि गोवा के एक नदी का एक छोटा सा पुल, हम्म, 100-150 मीटर का पुल, इसकी नींव डाली थी संजीव रेड्डी ने। अच्छा। एंड 18-20 लॉन्ग इयर्स उस पर काम नहीं हो रहा था, छोटा सा काम, 2-3 पिलर बने थे और बाकी काम 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स निकले हुए थे। तो मैंने कोशिश की और जो स्पीकर थे उन्हें जाके मैं मिला, हम्म, और रिक्वेस्ट की उनको कि मुझे 2 मिनट बोलने की अवधि दे दीजिए। तो उन्होंने वो अवसर दिया मुझे, और उस 2 मिनट मैंने में जो बात लोकसभा में की, पूरी लोकसभा भरी हुई थी, हम्म, गैलरी भी, प्रेस भी भरी हुई थी, वहां मैंने कहा कि संजीव रेड्डी जैसे एक ही आदमी है जिसके बारे में गोवा वालों के मन में बहुत बहुत बड़ी उनकी छवि है, उनका पिक्चर है, उनकी याद है उनके बारे में। दो प्रदेशों को जोड़ने वाला एक छोटा सा ब्रिज है, दो दिलों को जोड़ने वाला एक छोटा सा पुल है। 18 years हैव पास बाय, कितने सारे प्राइम मिनिस्टर आए और चले गए। देवेगौड़ा जी आप अभी है, आपके पहले अपने आपके पहले वाजपेयी जी थे, हम्म, उससे बीपी सिंह थे, राजीव गांधी थे, यहाँ से ये सारा सिलसिला चला था इंदिरा गांधी से हम्म, जमाने से। हम्म, इतना सारे पानी यहाँ के यमुना के गंगा में बह गया, और मेरा मेरा 150 मीटर का 200 मीटर का ब्रिज बन नहीं रहा है। इसे बनाइए, इसे बनाए, और 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले, उनकी पहली पुण्यतिथि से पहले ये बनाइए आप, इस तरह का रिक्वेस्ट मैंने किया। हम्म, सारे सभागृह ने मुझे, दे लाइक दिस पर्टिकुलर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर योर रिस्पेक्ट फॉर द डिपार्टेड लीडर। हम्म, And Devagowda ji, he looked at me like that, our eyes met and he called me. So I rushed to his seat in the Lok Sabha. बहुत अच्छा, very good brother. Come tomorrow, bring small letter, your bridge. ऐसे मान लाई, your bridge. हम्म, Next morning I went there. I gave him the letter. Within 1 year he had the bridge complete. कोंकण रेलवे काम भी पूरा अधूरा था, वो भी जी, काम करवाया। इसलिए उन जमाने के वो मिनिस्टर जो थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रेल में, उनको कहा आपको पर्सनली देखना होगा, कलप जी के साथ जाके ये काम करो। काम हो गया, हम्म, तो ये सारा उनके भी मन में था। तो इसी के वास्ते मुझे लगता है कि कि उन्होंने आपको सेलेक्ट किया। सिलेक्ट किया, मिनिस्टर बना, बहुत जी, काम हाथ से था। ये तो बिल बहुत बड़ा जानते ही हो, सिविल जी, प्रोसीजर को अमेंडमेंट,
आज 140 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। सिविल प्रोसीजर कोड का अमेंडमेंट हमने करवाया, बिल्कुल। कंपटीशन एक्ट बनवाया, इवन इलेक्शन लॉ में कुछ रिफॉर्म्स लाए, और सिविल कोड के बारे में, कॉमन सिविल के बारे में बहस शुरू कर दी थी हमने डिपार्टमेंट में, लॉ मिनिस्ट्री में हमने करवाई थी। न जाने अभी शायद फिर भी ये इशू भी आ सकता है। इस तरह से बहुत सारी बातें बात, और उन्होंने मुझे चाइना में जो डेलीगेशन गया उसका चीफ मुझे बनाया। उसका एक मेंबर थे प्रमोद महाजन जी, और उनको ये थोड़ा सा लगा था कि एक पार्टी का अकेला आदमी, यानी ही इज द गवर्नमेंट। बिल्कुल। बहुत सारे चीजें थी कि चलिए खलप साहब, आप हमसे जुड़े और आपकी पुरानी यादें आपने शेयर की, और जिस तरह से आपने और देवगौड़ा की सरकार ने पहली बार वुमेन रिजर्वेशन बिल को पेश किया, वो आज इतिहास में दर्ज हो गया है और मोदी सरकार को क्रेडिट जाता है। लेकिन इसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि, एक लंबा संघर्ष, एक लंबा स्ट्रगल और सबकी मेहनत रही है, जिसके कारण महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन ये डिलिमिटेशन और सेंसस होने के बाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद खलप साहब हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।